नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आज सुबह मैं अखबार चेक कर रहा था अपने मोबाइल पे, तो मुझे अमर उजाला की एक खबर दिखाई दी। खबर थी कि सुनील बंसल जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, उनको यहां से हटाकर तेलंगाना भेजा जा रहा है। मेरे लिए चौंकाने वाली खबर थी, क्योंकि सुनील बंसल भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की नींव का पत्थर हैं। 2013 में जब सुनील बंसल उत्तर प्रदेश में आए थे, तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि भारतीय जनता पार्टी इतना परचम लहरा सकती है। बहुत अच्छे संगठन के नेता हैं और ग्राउंड लेवल पर जाके उन्होंने गांव-गांव जाके अपना एक संगठन का ढांचा खड़ा किया। बीजेपी जो गुटबाजी में उलझ रही थी, उसको हटा के एक रिपोर्ट तैयार करी, अमित शाह को दी। अमित शाह ने 2014 से कमान संभाली और उसके बाद 2014 से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ शुरू हो गया, जो लगातार जारी है। तो सुनील बंसल भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके मधुर रिश्ते नहीं हैं, ऐसे चर्चा रहती है। 2 पावर सेंटर थे उत्तर प्रदेश में। सुनील बंसल दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते थे, मतलब अमित शाह का प्रतिनिधित्व करते थे, तो लिहाजा सरकार और संगठन के बीच में तालमेल ठीक नहीं है। ऐसी कई खबरें लगातार चली और कई खबरें ऐसी भी चली जो सुनील बंसल के खिलाफ थी, और ये लिखा कि जानबूझ के सुनील बंसल को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन सुनील बंसल को हटाने की भी खबरें चली, हट गए, लेकिन सुनील बंसल कभी हटाए नहीं गए। तो लेकिन देर शाम तक बीजेपी की तरफ से ये पुष्ट नहीं हुआ कि सुनील बंसल क्या वाकई में तेलंगाना भेजे जा रहे हैं, क्या हो गया फैसला या होने वाला है। लेकिन ये बात सही है कि सुनील बंसल शायद तेलंगाना भेजे जाएंगे। तो बड़ा सवाल यह है कि अमित शाह का राइट हैंड, अमित शाह का आइडियोलॉजी वाला आदमी जो उत्तर प्रदेश को इतना संभाल रहा है, 2024 के चुनाव सिर पर हैं, उनको तेलंगाना क्यों भेजा जा रहा है? आइए इस पे बात करते हैं। कुछ दिनों पहले का सीन आपको याद होगा कि हैदराबाद में नगर निगम का चुनाव था और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि हैदराबाद का नाम बदलकर अब भाग्योदय नगर होगा। उत्तर प्रदेश में नाम बदलने की परंपरा है, विकास काम हो या ना हो, लेकिन नाम बदलने का ट्रेंड उत्तर प्रदेश में बहुत तेज़ी से चलता रहा है। तो जब हैदराबाद में रोड शो हो रहे थे अमित शाह के, योगी आदित्यनाथ के, तो हर किसी के जहन में सवाल था कि छोटा सा नगर निगम का चुनाव, उसमें आके भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है। और इतने बड़े लेवल पे अमित शाह, योगी आदित्यनाथ केवल हैदराबाद के छोटे से चुनाव में। तब माना गया कि यह ओबीसी का गढ़ है, तो ओबीसी को चुनौती देने के लिए पूरी बीजेपी की कोर कमेटी यहाँ आई है। दरअसल ओबीसी और बीजेपी एक सिक्के के 2 पहलू है, या ये कहूँगा कि दोनों के बीच दोस्ताना रिश्ते, ऐसी चर्चाएं हमेशा जनमानस में रहती है। ओबीसी जहाँ जहाँ काम करते हैं वहाँ भाजपा को फ़ायदा मिलता है, तो बीजेपी को लगा कि ओबीसी के गढ़ में अगर ओबीसी को ललकारेंगे तो जो उसका फेवरेट गेम है हिंदू मुसलमान वाला, वो और पुख्ता होगा। और वाकई में हैदराबाद में बीजेपी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। सब चौंक गए कि इतना ज़बरदस्त प्रदर्शन है। 150 सीटों में टीआरएस को, जो तेलुगु देशम राष्ट्रवादी पार्टी है, उसको 55 सीटें मिली, बीजेपी को 48 और एआईएमएम को 44 सीटें। मतलब जो बीजेपी 4 सीटों पे थी पहले, वो 48 सीटों तक पहुंच गई हैदराबाद में। ये किसी के लिए भी बहुत चौंकाने वाली बात थी कि ये ऐसा परिवर्तन, इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया। तो जाहिर है तेलंगाना उस दिन से बीजेपी के निगाह पे आ गया कि यहाँ फतेह करना है। अब समस्या ये थी कि टीआरएस के जो नेता हैं केसीआर, वो बहुत लोकप्रिय हैं। अगर तेलंगाना कोई राज बन पाया है तो वो केसीआर की बदौलत बन पाया है। एक ज़माना ऐसा था कि जब आंध्र प्रदेश से अलग हटने की बात की जाती थी, केसीआर निकला करते थे, लोगों से कहते थे कि भाई हम तेलंगाना अलग राज चाहते हैं। जो डर के मारे लोग उनसे बात नहीं किया करते थे, कहीं चंद्रबाबू नायडू को पता ना चल जाए। लाठियाँ खाएं टीआरएस ने, गोलियाँ खाई, और तब कोई कल्पना नहीं करता था कि टीआरएस एक दिन इतनी बड़ी पार्टी बन जाएगी या एक अलग राज्य बना लेगी। मेरे एक मित्र सांसद ने एक बहुत मज़ेदार किस्सा बताया करते थे। वो कहते थे कि संसद आमतौर पर जब शुरू होने को था 10 बजे या 11 बजे, उससे आधे घंटे पहले तब केसीआर और एक सांसद और थे, सिर्फ 2 सांसद वेल में आके बैठ जाया करते थे। जब हाउस शुरू होता था तो वो एकदम अध्यक्ष के सामने तेलंगाना तेलंगाना नारे लगाने लगते थे, और जैसा होता है थोड़ी देर बाद अध्यक्ष उनको बाहर निकाल दिया करते थे। तो सब सांसद हंसा करते थे कि देखो फिर अब तेलंगाना की आवाज़ आएगी, तो तेलंगाना इतना मुखर हो जाएगा, तेलंगाना राज बन जाएगा, ये किसी ने कल्पना नहीं की थी।
लेकिन वो जो दो सांसद वेल में आके आवाज़ लगाया करते थे, उनके मन में गजब का जज्बा था और ये भरोसा था कि तेलंगाना हम अपने को राज्य को अलग बना ही लेंगे। और केसीआर का वो संघर्ष काम आया जब 2014 में केसीआर ने राज्य ही अलग नहीं बनवाया, एक बहुत बहुमत के साथ सरकार बना ली। और अगली बार चुनाव होने थे 2019 के में, तो केसीआर समझ गया कि जो माहौल चल रहा है, राजनीति के बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं केसीआर, वो समझ गए कि अगर जो माहौल चल रहा है इस माहौल में पार्लियामेंट के साथ विधानसभा चुनाव हो जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। 6 महीने पहले किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, एक दिन सुबह मंत्रिमंडल की बैठक होती है और किसी इंटेलिजेंस विंग को, केसीआर का ये कमाल है, मतलब वो अपनी जो आइडियोलॉजी है, जो अपना विजन है, वो उनके दाएं बाएं रहने वाले लोग भी जान नहीं सकते कि केसीआर करने के जा रहे हैं। केसीआर ने बुलाई बैठक और कैबिनेट में कहा कि हम विधानसभा भंग करने की सिफारिश करते हैं। और सबसे हैरानी की बात ये, सुबह 10 बजे विधानसभा भंग करने का फैसला हुआ, दोपहर के 3 बजे केसीआर ने अपने सभी प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी। मतलब ब्लूप्रिंट उन्होंने पहले तैयार करके रखा था कि मुझे कहाँ से कौन सा प्रत्याशी लड़ाना है। और नतीजा बम्पर तरीके से हुआ। केसीआर की पार्टी ने इतिहास रचा और केसीआर की जो पार्टी थी, चुनाव में 119 विधानसभा में केसीआर को 88 सीटें, कांग्रेस को 19, ओवैसी को 7 और बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली। लेकिन लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 4 सीटें हासिल कर ली और उसके बाद बीजेपी को लगा कि तेलंगाना एक वो राज्य है जहाँ पे उसके पैर जम सकते हैं। और बहुत दिनों से केसीआर नरेंद्र मोदी की आंख में खटक रहे थे। क्यों खटक रहे थे ये मैं बता रहा हूँ आपको। पिछले कुछ दिनों का उदाहरण देखता हूँ कि जब लगातार रुपया देश में गिर रहा है और अब तक आज़ादी के बाद तक रुपये का इतना मूल्यन कभी नहीं हुआ, तो केसीआर ने जो नरेंद्र मोदी पर हमला बोला, उतना तीखा हमला बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। देखिए केसीआर ने क्या बोला। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से कैसी तेजी से गिर नहीं सकता। अगर नेपाल में रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया कच्चा होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। बस यही हम लोग मांग रहे थे, हम भी वही मांग रहे थे। आपको जवाब देना पड़ेगा। क्यों नहीं दिए नरेंद्र मोदी जी? क्या बात है? आप जो कह रहे थे, अगर आप सच थे, आप ईमानदार थे, वर्स्ट एवर rupee value has gone to such a low, never before in the history. किसी भी प्रधानमंत्री के समय में नहीं गिरा इतना जितना मोदी जी के समय में गिरा। क्या कारण है? किसी भी समय इट इज क्लोज टू 80 रुपीज नाउ। यही कारण हम पूछ रहे थे। क्यों इसका उत्तर नहीं दिए? देना चाहिए ना। जब आप पूछ सकते तो दूसरे भी पूछेंगे ना, क्यों नहीं पूछेंगे? ये लोकतंत्र है या षड्यंत्र है? क्या चला रहा है देश में? नरेंद्र मोदी जी का सरकार लोकशाही को नहीं मानता, तानाशाही को मानता है। लोकतंत्र को नहीं मानते, षड्यंत्र को मानते हैं। हां, बिल्कुल ये कह रहा हूं मैं, और ये देश के सामने है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं 100 के 100% सच है। इट्स ए फैक्ट बाय 100%। तो केसीआर का ये आपने भाषण सुना। केसीआर ना ये नाजुक जो नब्ज है मोदी की, वो दबाना जानते हैं। जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई जो किसान मरे हैं वो हम उनको मुआवजा देंगे, जो चीन के संग हमारी गलवान घाटी में जो शहीद हुए हैं हम उनको मुआवजा देंगे। तो ये जो नाजुक विषय हैं केंद्र के, नरेंद्र मोदी जिनसे दुखी होते हैं, नाराज होते हैं, केसीआर को उनको छेड़ने में मजा आता है। कोयला को लेकर देश में हंगामा मचा हुआ है। अडानी भैया चाहते हैं कि पूरे देश में साम्राज्य हो जाए कोयले पे, और राज्य जो हैं वो कोयले के सैकड़ों गुना ज़्यादा कीमत पर तैयार है। यानी हजारों करोड़ रुपए का कोयला जब आपके देश में मौजूद है तो उससे कई हजार गुना से ज़्यादा विदेश से खरीदने की साजिश हो रही है, जिससे आपके अडानी भैया को
बेतहाशा मुनाफा मिल जाए। मुझे तो कभी कभी लगता है ये देश भारत का बदल कर नाम इसको अडानी वर्ष रख देना चाहिए, अडानी का देश रख देना चाहिए। जहां मैं निगाह डालता हूं वहां पे अडानी अडानी नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोयले की कमान अडानी को दी जा रही है। कल मैं प्रयागराज की एक स्टोरी कर रहा था, मैंने पूछा वहाँ पे पानी की समस्या को लेके, तो पता चला वहाँ का ड्रेनेज कंट्रोल का जो काम है वो भी 1000 करोड़ का वो भी अडानी की कंपनी कर रही है। तो अडानी कोयले के क्षेत्र में जितना आए, केसीआर ने उसकी धज्जियाँ उड़ाने में मिनट भी नहीं लगाया। सुनिए केसीआर किस तरह कोयले को लेकर बात कर रहे हैं। आपके खामोशी के पीछे क्या है बताइए। 100 साल का रिजर्व कोयला देश में रखते हुए, देश की अपना संपत्ति रखते हुए क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? इसका जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री को। हां, देश के जनता जानना चाह रहा है। बिल्कुल, क्यों नहीं चाहेंगे जी? क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं आप? किसके लिए? हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है नरेंद्र मोदी से, आपके पॉलिसी से हम अपोज कर रहे हैं। आपके जो रूल करने का ढंग है उसको अपोज कर रहे हैं। आज जनता में आक्रोश है, मन माने जिस तरह चाहे 50 रुपए बढ़ा दो गैस सिलेंडर का। आपने खुद कहा भैया जब वोट डालने जाओ तो गैस सिलेंडर को नमस्कार करके जाना। हम भी वही बोल रहे, जब वोट डालने के टाइम आए आप गैस सिलेंडर को नमस्कार करके जाइए। आप ही के डायलॉग हम रिपीट कर रहे हैं। ये क्या बात है? आप कहे तो सच है, हम कहे तो झूठ है क्या? आज नहीं है जनता में आक्रोश? 400 रुपए का सिलेंडर आप 1100 बढ़ा दी, क्या वजह है? इसका जवाब नहीं आता। और जो पूछना चाहे उनको जो बोले बोलेंगे, क्या बात है? मैं सीधे ही कहना चाहूंगा, कह रहा हूं और आगे भी कहूंगा, पूरे भारत के इतिहास में इतने कमजोर प्रधानमंत्री कभी नहीं आए, पूरे भारत के इतिहास में। नरेंद्र मोदी इन हमलों से बहुत तिलमिला गए और उन्होंने भी सबक ये तय किया कि इस बार केसीआर को सबक सिखाना है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हैदराबाद में रखी गई और पूरे हैदराबाद में नारा लगाया गया। नारा था सालू डोरा सेलनू डोरा, मतलब आपको जितना करना था केसीआर आप कर चुके। और इसके बाद जवाब में केसीआर कभी चूकते नहीं, उन्होंने कहा सालू मोदी संपाकू मोदी, मतलब अब मोदी जी बहुत हो गया, अब हमें और मत मारो। वहाँ पे हैदराबाद में होर्डिंग लगा दिए गए प्रधानमंत्री के जीएसटी के साथ लेकर कि ये जीएसटी को लेकर क्या कर रहे हैं। इस तरह के पूरा एक वार शुरू हो रही है और हैदराबाद पूरा पाट दिया था बीजेपी ने और इतने भव्य आयोजन किया था। एक्चुअल में मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़ना चाहती है बीजेपी। उसको लगता है कि हैदराबाद में वो किसी तरह ओवैसी के नाम पर भड़काकर हिंदू वोटों को एकजुट कर ले। उससे फ़ायदा भी ये है कि अगर हिंदू बनाम मुसलमान का खेल जो बीजेपी को बड़ा फेवरेट लगता है वो अगर हैदराबाद में लागू हो गया तो बीजेपी को कुछ गुंजाइश नज़र आती है। तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि इसको थोड़ी धार दी जाए, सुनील बंसल को वहाँ भेजा जाए जो इस खेल के खिलाड़ी हैं, जो अमित शाह की रणनीति जानते हैं। लेकिन बड़ी समस्या है कि तेलुगु टीआरएस ने वहाँ पे बहुत काम किया है। 2014 में जब केसीआर आए थे तो पूरा तेलंगाना पानी की समस्या से जूझ रहा था, पानी नहीं था। और गजब का नेता है, उसने कहा कि अगर मैं हर घर में पानी नहीं पहुंचा पाया तो मैं आपसे वोट नहीं मांगूंगा। असंभव लग रहा था कि तेलंगाना में पानी मिल ही नहीं सकता, लेकिन शायद देश का वो पहला राज्य है जिसमें पानी के ऊपर जो क्रांतिकारी काम तेलंगाना में वो किसी राज्य में नहीं हुए। पूरी नदी शिफ्ट कर दी गई और ऊपर बहती हुई नदी को कई सैकड़ों मीटर ऊपर ले जाके पानी के डैम बनाए गए, पानी की सप्लाई की गई और तेलंगाना पहला राज्य बन गया जहाँ पे हर घर को नल को पानी उपलब्ध कराया गया, साफ पानी उपलब्ध कराया गया। यही नहीं, केसीआर जानते थे कि जनता की नब्ज क्या है। उन्होंने एक फार्मूला और अपनाया और उन्होंने किसानों को बिजली फ्री देने का ऐलान कर दिया। मतलब आप किसान हैं तो आपको मुफ्त बिजली मिलनी है। यही नहीं, हर एकड़ पे 10,000 रुपये आपको मिलेंगे। अगर आपके पास 10 एकड़ ज़मीन है तो आपको कुछ नहीं करना, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपये आ जाएगा।
किसी किसान की मृत्यु हो जाती है तो तुरंत अकाउंट में 5 लाख रुपए आता है। तेलंगाना का कोई गांव ऐसा नहीं बचा जहां पे नर्सरी ना हो, जहां पे मंदिर ना हो, जहां पे अंतिम संस्कार के लिए शमशान या कब्रिस्तान ना हो। और तेलंगाना पहला राज्य बन गया जहां पे उन्होंने ब्राह्मण जाति में परसेंटेज में कम है, लेकिन चूंकि वो प्रभाव रखते हैं तो वहाँ पे ब्राह्मण परिषद की स्थापना की गई, 100 करोड़ रुपये डाल दिए और तेलंगाना ही वो पहला राज्य बन गया जो सरकार जहाँ के पुजारियों को तनख्वाह भी देती है। भारतीय जनता पार्टी आप पिछड़ों और दलितों पर फोकस करना चाहती है तो तेलंगाना ने उनके आर्थिक सुधार उठाने के लिए अभूतपूर्व कदम भी उठा लिए। तो केसीआर ने इतना सामंजस्य किया, जो वहाँ की हाईटेक सिटी, मैं गया था पिछले दिनों हैदराबाद, तो देख कर आया, वहाँ पे गूगल है, वहाँ पे अमेजॉन है, कोई दुनिया की बड़ी कंपनी नहीं है जो हैदराबाद की हाईटेक सिटी में ना हो। कर्नाटका की बहुत सारी इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, बाकी इंडस्ट्री हैदराबाद शिफ्ट हो रही हैं। तो एक तेलंगाना एक इतना मॉडल राज्य बना दिया केसीआर ने कि वहाँ पे केसीआर को चुनौती देना मुश्किल ही तो असंभव लग रहा है। लेकिन बीजेपी को लग रहा है कि हम पूरी जान लगाएंगे उत्तर देश में, कहीं ज़्यादा हम तेलंगाना में लगाएंगे। 4 सांसद आए हैं, इस बार 2024 का चुनाव होगा, हमें सांसदों की संख्या बढ़ानी है। इस बीच में तेलंगाना के केसीआर ने सोचा कि मुझे भी अब राष्ट्रीय परिदृश्य पे आना चाहिए, क्योंकि जितना तीखा हमला वो मोदी पे बोल रहे हैं, जितना तीखा हमला अडानी पे बोल रहे हैं, देश का कोई और नेता नहीं बोल पा रहा। ममता बनर्जी थोड़ा थोड़ा बोल रही हैं। तो पिछले दिनों केसीआर ने अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात की, अखिलेश यादव से, कल वो अखिलेश यादव के साथ फिर मिले दिल्ली में। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री एक विजन भी तैयार कर रहे हैं कि कम से कम जो मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उन पे खुल के विचार हो, बातचीत हो, ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पे विमर्श हो। तो बीजेपी जो है वो फोकस कर रही है तेलंगाना पे, और तेलंगाना की मुख्यमंत्री फोकस कर रहे हैं दिल्ली पर कि दिल्ली को परेशान करेंगे, दिल्ली की नीतियां सामने लाएंगे तो जनता को सच समझ में आएगा। जनता को समझाएंगे भाई तुम्हारी जीडीपी गिर रही है, तुम्हें रोजी रोटी नहीं मिल पा रही है, तुम्हारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तुम्हारी हेल्थ की इंतजाम करने वाला कुछ नहीं है, तुम्हारी आर्थिक स्थिति बर्बाद हो रही है, लेकिन तुम्हें हिंदू मुसलमान में किया जा रहा है। और जिस हिसाब से बीजेपी काम करती है ये बात भी केसीआर जानते हैं। मेरी जानकारी में आया संघ के कार्यकर्ताओं की बड़ी टीम अभी से हैदराबाद और तेलंगाना के अलग अलग जगह पे शिफ्ट कर दी गई है। दलितों के घर में बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। जो हिंदू वाला डोज होता है ना, हिंदू मुसलमान वाला डोज, वो इंजेक्शन लगा रहे हैं तेलंगाना में कि किसी तरह वहाँ का माहौल भी इस तरह हो जाए। जैसे कर्नाटका में आजकल हिंदू मुसलमान थोड़ा गर्म हो गया है, तेलंगाना का माहौल भी इस तरह गर्म किया जाए, एक लाइन खींची जाए जिससे शायद बीजेपी कामयाब हो जाए। राजनीति में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है, लेकिन तेलंगाना एक ऐसा राज्य है, एक ऐसी राजनीति है जिस पर हम सभी को निगाह रखनी चाहिए। मैं खास तौर से अब तेलंगाना का अध्ययन करने के लिए फिर जाऊंगा। मैं वहाँ की कुछ चीज़ों का अध्ययन करना चाहता हूँ। मैं वहाँ के किसानों की स्थितियाँ जो हैं, बदलाव है, और जो खासतौर से पानी है, पानी मेरा बड़ा प्रिय विषय है, तो मैं करना चाहूँगा। और राजनीति का भी तड़का मिलता रहेगा, मैं आपको बताता रहूँगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। यही चैनल है जो सच सच और सिर्फ सच बोलेगा, डंटे की चोट पे बोलेगा। हम गोदी मीडिया ना थे ना हैं, सच और सच ही हमारा इनकलाब है। सपोर्ट करिएगा, देखिएगा जरूर। शुक्रिया।